कविता के बहाने, और ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई कविता है। कुंवर नारायण जी की विशेषता ये है कि उन्होंने कविताओं को बड़े अच्छे ढंग से रचा है और सजाया है, और उनका ये मानना है कि जिस व्यक्ति में, जिस कवि में रचनात्मक ऊर्जा होगी, सृजनात्मक ऊर्जा होगी, तो निश्चित रूप से वो हर प्रकार के बंधनों को तोड़ करके वो एक नई कविता, एक नई रचना सृजित करेगा। तो आपकी जो कविता है, कविता का नाम है कविता के बहाने, अर्थात कविता के बहाने का तात्पर्य है कविता के माध्यम से किस तरह से कवि ने कविता की रचना को, कविता की सृजनशीलता को और कविता की व्यापकता को इसमें बताया है। और ये बताने का प्रयास किया इसने तीन माध्यम से, तीन उदाहरण दिया है इसने, इसमें आपको समझ लेना है पहले ही। सबसे पहला उदाहरण जो है वो चिड़िया की उड़ान का है, और उसके बाद जो दूसरा है माध्यम वो है फूल का, और तीसरे जो तुलना की है उन्होंने वो की है बच्चे से। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले वो कहते हैं, जो कविता का प्रारंभ होता है वो होता है कि चिड़िया एक उड़ान है कविता के बहाने, कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कविता को क्या हम चिड़िया की उड़ान की से तुलना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चिड़िया आकाश में दूर तक जाती है, काफी दूर तक जाती है और उसके बाद वापस आती है, लेकिन कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात कवि की जो कल्पना है उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, असीम होती है। वो आसमान के ऊपर भी, ग्रहों में, नक्षत्रों में उसकी जो सीमाएं हैं वो उसको लांघ जाती हैं। समुद्र की गहराइयों के बारे में वो सोच सकता है, तारों के बारे में सोच सकता है, सितारों के बारे में कल्पना कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम तुलना करें कि जो कविता की कल्पना की उड़ान है, कवि की कल्पना की जो उड़ान है और चिड़िया की उड़ान से, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि कवि की जो कल्पना है उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, जबकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। ठीक है, चिड़िया एक सीमित दायरे तक जाएगी, एक सीमित ऊंचाई तक जाएगी और उसके बाद वो वहां से नीचे आ जाएगी, पेड़ पर आ जाएगी, जमीन पर आ जाएगी। लेकिन जो कवि है वो नक्षत्रों, ग्रहों में अपनी कल्पना शक्ति से भ्रमण करता रहेगा और अपनी प्रतिभा को, अपने भाव और विचारों को, कविता को एक नया रूप देता रहेगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है, लेकिन इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आगे वो कह रहे हैं कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता की जो असीम उड़ान है, विस्तृत उड़ान है, व्यापक उड़ान है, एक ऊंची उड़ान है, वो चिड़िया नहीं समझ सकती है। चिड़िया की उड़ान से, चिड़िया के जीवन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। फिर आगे कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर। कहने का तात्पर्य है कि कविता के जो भाव और विचार हैं, कविता का जो सौंदर्य है, कविता का जो संदेश है, कविता की रचना की जो सृजनशीलता है, उसको चिड़िया नहीं समझ सकती है। न कविता को बाहर से समझ सकती है, न कविता को भीतर से समझ सकती है, अर्थात न कविता के शिल्प सौंदर्य को समझ सकती है, न कविता के भाव सौंदर्य को समझ सकती है, और कविता कैसे सृजित होती है उसको भी चिड़िया नहीं समझ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने का तात्पर्य ये है कि कविता, कवि की कल्पना के पंख, ठीक है, तो कवि की कल्पना के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया नहीं जान सकती है का मतलब ये है कि चिड़िया की जो उड़ान है उसकी एक सीमा है। चिड़िया की उड़ान से जो कवि की कल्पना है उसकी उड़ान की तुलना नहीं की जा सकती है। फिर आगे ये कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कहते हैं क्या कविता की तुलना हम फूलों की तरह से कर सकते हैं? जैसे फूल होता है, फूल जो है पेड़ में से, तने में से उसकी कली निकलती है और कली के बाद जो है पुष्प निकलता है, उसमें से पंखुड़ियां निकलती हैं और उसके बाद जो है वो खिलता है। ठीक इसी तरह से कवि है, कवि के हृदय से, उसके भावों से, मस्तिष्क में उसके विचारों से कविता निकलती है। तो क्या जिस तरह से फूल खिलता है और फूल खिल करके पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, ठीक इसी तरह से जो कविता है, कविता
कवि के हृदय से, कवि के हृदय के भावों से निकलती है और पूरे समाज को सुगंधित कर देती है अपने संदेश से, अपने प्रभाव से। तो क्या हम जो जिस प्रकार से जो पुष्प खिलता है, फूल खिलता है और कविता खिलती है, क्या इसकी तुलना की जा सकती है क्या? ठीक है। तो ये कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जो है, कविता की तुलना फूल से नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि फूल खिलेगा, फूल सौंदर्यशाली होगा, फूल में आकर्षण होगा, लेकिन फूल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद मुरझा जाएगा, 10 दिन बाद मुरझा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि फूल की एक निश्चित आयु है, लेकिन कविता में जो संदेश छिप गया है, कवि ने जो उसमें भाव रोप दिए हैं, वो आगे कई वर्षों तक लगातार जो भी पाठक उसको पढ़ेगा वही संदेश, वही भाव उसमें प्रदान करेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि कवि जो कविता लिख देता है, समीक्षक अपने दृष्टि से उसके नए नए अर्थ, नई नई व्यंजनाएं खोजते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फूल के सुगंध बिखेरने की एक सीमा है, फूल के खिलने की प्रक्रिया और कविता की रचने की जो प्रक्रिया है उसमें समानता मानी जा सकती है, लेकिन फूल के जीवन की तुलना कविता के जीवन से नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो है फूल खिलता है और उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद मुरझा जाता है, अर्थात फूल का अंत निश्चित है, लेकिन कविता का अंत निश्चित नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि तुलसीदास जी रामचरितमानस बहुत पहले लिखा, लेकिन आज भी वो वही प्रभाव देती है, वही सदाचार देती है, वही नैतिक मूल्य उसमें समाहित हैं। तो इसलिए कविता के रस, गंध, अलंकार और संदेश से फूल के रस, गंध से तुलना नहीं की जा सकती है। बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, अर्थात चारों तरफ से भी यदि सोचें आप फूल के जीवन को और कविता के सृजनशीलता के जीवन को, कविता के रचने के जीवन को, तो इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि कविता बिना मुरझाए सतत समाज को एक संदेश देती रहती है, समाज को एक दिशा देती रहती है। फिर आगे बिना मुरझाए महकने माने फूल क्या जाने, अर्थात फूल के जीवन से भी तुलना नहीं की जा सकती है, फूल के खिलने से भी तुलना नहीं की जा सकती है। फिर कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कहते हैं क्या कविता की तुलना बच्चों से के स्वभाव से की जा सकती है क्या? क्योंकि कहते हैं बाहर, भीतर, यह घर, वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिए इसके अंत में लिखा है बच्चा ही जाने, अर्थात हाँ, निश्चित रूप से बच्चे के स्वभाव से तुलना कविता के स्वभाव की जा सकती है, कविता के जीवन की जा सकती है। क्योंकि जो बाल मन होता है उसमें कोई भेद नहीं होता है, जाति, धर्म का, वर्ण का, किसी तरह का कोई भेद नहीं होता है। ठीक इसी तरह से कविता में भी कोई भेद नहीं होता है। कविता को चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़े, वो वही संदेश, वही प्रभाव, वही भाव प्रदान करेगी। तो बच्चे से कविता की तुलना की जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से बच्चा खेल खेल में घर बनाता है, ठीक है, और फिर उसको बिगाड़ता रहता है, ठीक इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, कभी अपनी कविताएं लिखता है और लिखने के बाद फिर उसको मिटा देता है, फिर उसमें कुछ नए शब्द जोड़ता है, नई सृजनशीलता लाता है, कुछ नए विचार जोड़ता है, नए भाव जोड़ता है। तो इस तरह से जिस तरह से बच्चा नए नए घर बनाता रहता है, ठीक इस तरह से जो कवि है वो भी नई नई चीजें, नए नए ढंग अपनी कविता में पिरोने की कोशिश करता रहता है। इसके साथ ही साथ ये भी है, इसमें देखिए लिखा है यह घर, वह घर। यह का तात्पर्य यहाँ अपनेपन से है, अपने घर से, और वह का तात्पर्य है दूसरे के घर से, अर्थात पराये के घर से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के मन में अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता है। ठीक इसी तरह से जो कविता होती है उसमें भी अपने पराये का कोई भेद नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी धर्म जाति का व्यक्ति, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति पढ़े, वो अपनी समझ के अनुसार से उस कविता में भाव या संदेश ग्रहण कर सकता है। आपके ही पाठ्यक्रम में इसी पुस्तक के अंत में दिया हुआ है छोटा मेरा खेत चौकोना। ये भी एक कविता है जिसमें उमा शंकर जोशी जी ने लिखा है कि रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि ने लिखा है कि छोटा मेरा खेत चौकोना एक कागज को कहा है और वो रस का अक्षय पात्र है, अर्थात रस का तात्पर्य है आनंद का,
अर्थात कविता हमेशा आनंद प्रदान करती रहती है। उसे चाहे जब पढ़ा जाए, चाहे आज पढ़ा जाए, चाहे वर्षों बाद पढ़ा जाए। जो उस भाषा का ज्ञानी है, जो उस भाषा का जानकार है, वो उस भाषा से भाव और संदेश ठीक उसी तरह से ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर जब बात कही गई है वो ये है कि हाँ, कवि ने माना है, कुंवर नारायण जी ने माना है कि हाँ, बच्चे को स्वभाव की जो कोमलता होती है वही कविता के स्वभाव की भी कोमलता होती है। बच्चों के मन में कोई दुराव नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। कविता के मन में भी कोई दुराव और कोई भेद नहीं होता है। जिस प्रकार से बालकों के मन में जीवन जीने की एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है, ठीक उसी तरह से कविता में भी उत्साह, रस और आनंद छिपा होता है। तो इस तरह से ये एक कविता थी जिसे बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मूल जो बिंदु है इसमें वो यही है कि सबसे पहले पद में कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, चिड़िया की उड़ान से की गई है। यानी उधर चिड़िया की उड़ान है और उधर कवि की कल्पना की उड़ान है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है और जो कवि है उसकी कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। अर्थात चिड़िया की उड़ान से और कवि की कल्पना की उड़ान से कोई मेल नहीं खाता है, उससे तुलना नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद जो दूसरा पद है उसमें कविता की तुलना, कविता की रचना की, कविता की सृजनशीलता की तुलना फूल के खिलने से की गई है। तो चूंकि फूल का जीवन भी सीमित होता है लेकिन कविता का जीवन असीमित होता है, ठीक है, तो इस तरह से कविता की तुलना फूल से भी नहीं की जा सकती है। अर्थात फूल और कविता दोनों खिलते तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन कविता में जहाँ व्यापकता है, अनंतता है, असीमता है, वहीं फूल में क्या है, सीमित है, जीवन उसका निश्चित है, मुरझाना उसका निश्चित है। लेकिन जो तीसरा पद है उसमें जो तुलना की गई है बच्चों के स्वभाव से, बच्चों के जीवन से, उसकी तुलना निश्चित रूप से कविता की सृजनशीलता से, कविता के स्वभाव से, कविता के भाव और विचार से की जा सकती है। तो इस तरह से ये कविता समाप्त होती है।